बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस की टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी 2 से 3 MCQ आपको आ सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ v एट मीन पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी v दी गई है मीन पोजीशन पर। इफ़ इट्स एम्पलीट्यूड इज़ डबल द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन विल बी। तो ये देखिए मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। इसको हम v नॉट से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके पास है v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर v नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स नॉट के, जो कि एम्पलीट्यूड होता है। अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो v नॉट भी डबल हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा ऑप्शन 2v। इफ थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री द सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t। इफ थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री देन टाइम पीरियड इज। तो आप जानते हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड एंगल पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा अगर आप एंगल बढ़ा भी देंगे तो टाइम पीरियड जो है वो सेम ही रहेगा। लिहाजा इसका आंसर बन गया डेल्टा ऑप्शन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरह के सवालात आपको आ सकते हैं। अब ये देखें जी, हमें पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया हुआ, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। इस तरह मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा एक्स नॉट। यहाँ पर ये 24 दी गई है, यहाँ पर ये 16 दी गई है। अब मैंने इनको 2 इक्वेशंस बना लिया, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 3/2। अब आप इस ओमेगा की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी पुट कर लें। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट की हुई है। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा एम्पलीट्यूड आ गया 32/3 मीटर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 36 जूल when it is at its mean position। ठीक है जी। if the amplitude of oscillation is 20 centimeter and the mass of particle is 18 kg the time period of oscillation is। अब यहाँ पर हमें एनर्जी भी दी गई है, एम्पलीट्यूड भी दिया गया है, मास भी दिया गया है और हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यही टोटल एनर्जी होती है और ये है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपने एनर्जी कंजर्वेशन में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओमेगा होता है अंडर रूट के ओवर एम। अगर हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लो तो ये ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगी। अब यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो तो आपके पास फार्मूला बन गया कि जिसके अंदर आपके पास मास भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है। अब जो ओमेगा है ये 2 पाई ओवर टी है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम पीरियड निकालना है इसलिए हमने ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट कर दिया। यहाँ वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो कि जो टाइम की वैल्यू आई है वो है π/5 सेकेंड। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। ये आप डिटेल सोल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। Two spring of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by। यहाँ पर combination of springs को आपने याद रखना है। तो ये देखिए equivalent spring constant when springs are in series। जब भी spring series में हो तो आपके पास equivalent spring constant जो है वो इस तरह से हम लेते हैं K1 मल्टीप्लाई बाय K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी स्प्रिंग सीरीज में लगते हैं तो उनका जो इक्वलेंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सीरीज में लगने से इक्वलेंट जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम आएगा और अगर पैरेलल में लगेंगे तो ज़्यादा आएगा। पैरेलल में सिंपल आपने ऐड कर देना है और अगर सीरीज में लगेंगे तो ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बन गया आपके पास बीटा ऑप्शन। If length of second pendulum is L, then length of pendulum having a period of 1 second is। अब सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये देखिए जी, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो आप देख सकते हैं कि टाइम का लेंथ के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ पेंडुलम हैविंग अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, वो सिंपल पेंडुलम के जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा
उसकी जो लेंथ है वो L/4 होगी एज कंपेयर टू सेकंड पेंडुलम। सो राइट ऑप्शन बन गया आपके पास अल्फा ऑप्शन। Which graph correctly shows the variation with time t of kinetic energy of an object undergoing simple harmonic motion of time period t? अब आपने याद रखना है कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड t है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 दफ़ा जो है वो क्या करता है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है एक टाइम पीरियड के अंदर। तो अब आप देखें ज़रा यहाँ पर वो कौन सा ग्राफ है जिसमें 2 साइकिल्स आ रहे हैं। अब देखें इसमें तो 2 साइकिल्स नहीं आ रहे, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसको देखिए ये भी नहीं सही। अब ये देखें, ये आपके पास एक टाइम पीरियड है यहाँ पे और यहाँ पर 2 साइकिल्स आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अचीव्स काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस इन अ टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो 2 दफ़ा जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अचीव करता है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब यहाँ पर जो चालाकी है वो ये है कि यहाँ पर ग्राफ को यहाँ से शुरू किया गया है, हालांकि आप जानते हो कि ये मीन से शुरू होता है। बस यही इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसने ग्राफ को यहाँ से शुरू किया। अब ये उसकी एक तरह से आप समझ लें मीन पोजीशन है, ठीक है जी। यहाँ पर है तो ये एक्सट्रीम, लेकिन आप इस एक्सट्रीम को एज ए मीन जो है कंसिडर करें। अब देखें जी, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू टी। अब देखें जी, t इज इक्वल टू टी यहाँ पे है ये। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा। तो अब एक्सट्रीम के ऊपर आप जानते हो कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम ही होती है t इज इक्वल टू टी के ऊपर। तो पहली जो है ये स्टेटमेंट ठीक होगी। द फोर्स इज 0 एट t इज इक्वल टू 3t/4। अब आप इसको देखें 3t/4। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो मीन पोजीशन पे चूँकि एक्सेलरेशन 0 होती है तो यहाँ पर फोर्स भी 0 होगी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक होगी। द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द टोटल एनर्जी एट t इज इक्वल टू t/2। अब देखें जी, t इज इक्वल टू t/2 यहाँ पे। अब ये t इज इक्वल टू t/2 यहाँ पे कौन सी पोजीशन शो हो रही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन शो हो रही है। तो हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वही उसकी जो है वो टोटल एनर्जी है। लिहाजा इस ग्राफ के अंदर जो तीनों आपको ऑप्शंस दी गई हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा ऑल ऑफ दिस। ये सारी बातें ही यहाँ पे ट्रू हैं। विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन A with displacement x for a body moving in simple harmonic motion। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो हुक्स लॉ का, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यही वजह है कि आप गौर से देखें यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये आपने ग्राफ भूलना नहीं है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड x नॉट एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटीज। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है v0 इक्वल टू ओमेगा x0। ओमेगा यहाँ पर आप लेंगे 2π/t, क्योंकि उसने आपको टाइम दिया हुआ है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ओमेगा को। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो 2πf होता, अब यहाँ टाइम है तो इसलिए 2π/t यूज़ करेंगे। सॉल्विंग वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर ऑप्शंस में सेंटीमीटर आ रहा है, लिहाजा आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया v0 इज इक्वल टू 5π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं जो डेल्टा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर जब x इक्वल टू 0 हो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर जब x इक्वल टू x0 हो। तो देखिए फिर यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। The amplitude and time period of simple harmonic motion are x0 and t respectively. The time taken by it in displacing from x equal to 0 to x equal to x0 by 2 will be। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बारहा दफ़ा आ भी चुका है और ये आपको ज़ुबानी भी आना चाहिए। ये सवाल अगर आप इस सवाल को हल करने बैठ जाएंगे तो आपका कम से कम जो है वो 40 to 50 सेकंड लगेंगे। कोशिश करनी है कि आप इस चीज़ को क्रैम कर लो
अब देखो उसने कहा है कि x इक्वल टू 0 से x नॉट बाई 2 पे जाना है, मतलब मीन पोजीशन से मोशन शुरू होगी और एम्पलीट्यूड के हाफ में जाना है। तो आपने ये बताना है कि इस मोशन के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो जनरली आपके पास x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। हेयर x जो है वो x नॉट बाई 2 जो उसने दिया हुआ है यहाँ पे जाना है ओमेगा 2 पाई ओवर टी। क्यों? क्योंकि टाइम की बात हुई है तो इसलिए अब ओमेगा को 2 पाई ओवर टी लेना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाई टी। ये जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड होता है, ये जो स्मॉल टी है ये इंस्टेंटेनियस टाइम होता है। अब साइन इनवर्स ले लें तो साइन इनवर्स 1/2 जब आपने लिया तो ये होता है π/6। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि साइन 1/2 या साइन 0.5 जो है ये π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। पुट की वैल्यूज इसको सॉल्व किया तो आपके पास टाइम आ गया t/12 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास इस सवाल का जवाब है कि अगर एक बॉडी मेन पोजीशन से मोशन शुरू करे और वो अपने एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंचे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहना है t/12 सेकेंड। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखें जी फिर वही चीज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं, v0 इक्वल टू ओमेगा x नॉट। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास x नॉट क्या है और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है। तो ये देखें यहाँ पर जो x नॉट है ये आप देख सकते हैं ये 0.2 है और यहाँ पर ये एक वेव कंप्लीट हो रही है तो ये हमने टाइम पीरियड लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये है 0.2 मीटर। ठीक है, सॉरी ये है 0.2 सेकेंड क्योंकि टाइम है तो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें सिंपल, तो आपके पास आंसर आ गया v0 इज इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। विच क्वांटिटी डज नॉट वेरी पीरियोडिकली इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखें जी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात है, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो टोटल एनर्जी है वो वेरी नहीं होती सिंपल हार्मोनिक मोशन में। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास चार्ली ऑप्शन। The total displacement covered by the body performing simple harmonic motion after 5 vibrations। तो एक वाइब्रेशन के बाद बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पे दोबारा आ जाती है जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की हो। तो यहाँ पर 5 वाइब्रेशंस हैं, तो 5 वाइब्रेशंस के बाद भी बॉडी ने मेन पोजीशन पर वापस आ ही जाना है, लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगी। सो राइट ऑप्शन आ गया डेल्टा ऑप्शन। The diagram shows two oscillations. What is the phase difference between the oscillations? अब ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास जो एक मैंने 1 ले ली, एक मैंने 2 ले ली है। अब जो x1 है ये है x01 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मीन पोजीशन से जो है वो शुरू हो रही है, ये आप देख सकते हैं। जो 2 है ये माइनस x02 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रही है। अब हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो जनरल वेव फॉर्म होती है वो होती है साइन वेव फॉर्म। तो अगर ये नेगेटिव से शुरू हो रही है तो लाजमी तौर पर यहाँ पे एंगल जो है वो 270 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 270 जो है या साइन 3 π/2 ये -1 के इक्वल होता है। लिहाजा हमने कहा कि अगर एक 0 से और एक नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो 270 या 3 π/2 रेडियन होगा। सो आप देख सकते हैं चार्ली यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। मोशन ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय x इक्वल टू 0.25 cos ऑफ π/4t। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो देखें जी यहाँ पे आपने कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। अच्छा अब ये याद रखना कि जो कॉज ऑफ ओमेगा टी वाली होती है ये एक्सट्रीम पोजीशन से जब बॉडी मोशन शुरू करे तब लगाते हैं। आम तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में साइन ऑफ ओमेगा टी आता है क्योंकि बॉडी मीन से मोशन शुरू करती है, लेकिन अगर बॉडी एक्सट्रीम से शुरू कर ले तो फिर आपने कॉस लगा देना है। ठीक है, अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब गिवन इक्वेशन ये है, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लें। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया π/4, ओमेगा होता है 2 π/t। कंपेयर किया, सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम आ गया 8 सेकेंड। सो बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। If f is the frequency, then how many times do potential and kinetic energies of an oscillator become equal? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बारहा दफ़ा आ भी चुका है और ये आपने अच्छी तरह समझना भी है। अब ये देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल एट x इज इक्वल टू x नॉट ओवर √2 इन अ साइकिल।
कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस पोजीशन पे जाके इक्वल होते हैं। अब एक साइकिल में इन्होंने 4 दफ़ा होना होता है, ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हो कि पहले एक मीन से एक एक्सट्रीम, फिर एक एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से अदर एक्सट्रीम से मीन, तो इसीलिए 4 दफ़ा। तो यही वजह है कि हमने कहा कि यहाँ पर 4f टाइम्स जो है काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो इक्वल होंगी, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। A particle executing simple harmonic motion with amplitude A and has maximum velocity v naught. Its speed at displacement a/2। ठीक है जी, अब देखें जी, a एम्पलीट्यूड है तो a/2 मतलब हाफ एम्पलीट्यूड पर आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है। अब ये सवाल मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा शॉर्टकट। तो ये देखिए, ये हमारे पास शॉर्टकट है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का कि v इज इक्वल टू, ये जो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस 1 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय n इंटू वी नॉट। अब यहाँ पर जो n है ये क्या होगा, n आपको जो डिजिट दिया होगा, जैसे यहाँ पर a/2 दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो आपने ये जो 2 डिजिट है इसको आपने एज n कंसिडर करना है। दोबारा से सुन लें कि जो आपको वैल्यू दी जाएगी उसमें जो न्यूमेरिक डिजिट होगा वो आपने n के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो देखें यहाँ पर a/2 है तो n आ गया 2, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें तो देखें आपका जो आंसर आएगा वो आ गया v इज इक्वल टू √3/2 v नॉट। ये सवाल भी आपने क्रैम करना है, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ आप वैल्यूज डिफरेंट पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आपने यहाँ पर a/3 पुट करके भी सॉल्व करना है, यहाँ पर आपने a/4 पुट करके भी सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये शॉर्टकट जो है वो एथेंटिक है और इससे इस तरह के तमाम सवाल हल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो ये देखिए जी, हम पहले ये बात डिस्कस कर गए हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बन रहा है। सो अल्फ़ा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी executing simple harmonic motion is x is equal to x naught cos of omega t. What is the initial phase? तो ये मैं आपको पहले बता के गया हूँ कि जो जर्नली होता है वो होता है x is equal to x naught sin of omega t, जब बॉडी मीन से मोशन शुरू करे। लेकिन जब फाई इनिशियल फेज 90 डिग्री हो जाए तो फिर इस इक्वेशन के अंदर हम करते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब याद रखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये कॉज ऑफ ओमेगा टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी है। तो कॉज ऑफ ओमेगा टी आया ही कब, जब हमने असल फंक्शन के अंदर 90 डिग्री ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनिशियल फेज कितना होगा, 90 डिग्री। सो बीटा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल टू 0.01 साइन ऑफ 100 पाई टी द टाइम पीरियड इज। तो वंस अगेन जी यहाँ पर कंपैरिजन आएगा, जनरल इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर लें तो ओमेगा आ गया 100 पाई के इक्वल, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ गया t इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड, जो कि बीटा ऑप्शन है। द SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है F/x, F होता है न्यूटन और x आपके पास होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। तो याद रखनी है बात कि स्प्रिंग कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी यही होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास चार्ली जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। If 3 identical spring each of constant K are hooked together, the spring constant of resultant spring will be। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हुई है 3 स्प्रिंग्स को हमने सीरीज में एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि ये 3 स्प्रिंग हैं, सबका कांस्टेंट जो है वो सेम है, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्प्रिंग सीरीज में लगते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट है फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग इन सीरीज K इक्विवेलेंट जो है वो K/n, जबकि जो n है वो नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। तो यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर K इक्विवेलेंट आ जाएगा K/3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ साइकिल। अब देखिए जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस। तो नेसेसरी कंडीशन ये है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किस इंस्टेंट पे इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट ओवर √2।
अब देखें जी यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, एक प्लस एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2 वाला और एक माइनस वाला, तो हम कह सकते हैं टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप समझ भी सकते हो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, ये दूसरी एक्सट्रीम। तो एक ये वो पॉइंट आ गया जो इधर पॉजिटिव की जानिब है, एक ये इधर पॉइंट आ गया जो नेगेटिव की जानिब है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। सो चार्ली जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये देखिए, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइन फंक्शन है, यहाँ पे कॉस फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन ऐड अप नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। यही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो आपके पास चार्ली ऑप्शन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि ये फंक्शन आउट ऑफ फेज है। अब देखें ये साइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, वी कैन नॉट ऐड देम। लिहाजा चार्ली जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इन सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम एज। तो ये देखिए जी, टाइम पीरियड का फार्मूला आपके सामने है, t इज इक्वल टू 2π/L/g। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि L/t² जो है ये कांस्टेंट है और ये g/4π² के इक्वल भी है। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि L/t² किसके इक्वल है, तो g/4π²। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा चार्ली ऑप्शन। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड x0 एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। तो ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखें, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा x0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर x0। दोनों को सॉल्व करें, रेशो लें, तो आपके पास रेशो आ गई 1/ओमेगा। सो आप देख सकते हो बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। इन अ सेकंड पेंडुलम मास ऑफ द बॉब इज 30 ग्राम। इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 90 ग्राम मास देन द टाइम पीरियड विल बी। पहले भी ये बात बता चुका हूं कि सेकंड पेंडुलम का बाय डिफॉल्ट टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड होता है और ये चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ पे मास चेंज भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो ये 2 सेकंड ही रहेगा। बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अ स्टूडेंट वांट टू मेक अ पेंडुलम, जरा तवज्जो से सुनिएगा, एक स्टूडेंट पेंडुलम बनाना चाहता है हुज टाइम पीरियड वुड बी 1 सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो। ही यूज्ड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, उसने एक स्ट्रिंग जो है जिसकी लेंथ L है वो यूज किया, एंड फाउंड दैट द पीरियड वाज 1/2 सेकंड। उसने देखा कि अगर मैं लेंथ L यूज करता हूं तो मेरे पास टाइम पीरियड आता है 1/2 सेकंड। टू गेट द डिजायर्ड पीरियड, अब वो 1 सेकंड पीरियड चाहता है जबकि आया उसके पास 1/2 सेकंड है। टू गेट द डिजायर्ड पीरियड ही शुड यूज अ स्ट्रिंग हुज लेंथ इक्वल्स। अब 1 सेकंड टाइम पीरियड लेने के लिए उसको कितनी लेंथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी ये हमने मालूम करना है। तो ये देखिए जी, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। यहाँ पे आपने इक्वेशन बना ली। अब देखें जो L1 है वो L मीटर्स है, T1 1/2 सेकंड्स है, T2 आप 1 सेकंड लेना चाहते हो, L2 आपने मालूम करना है। पुटिंग वैल्यूज इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हो कि जो L2 है ये 4L होनी चाहिए, मतलब अब उसको लेंथ 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी अगर वो टाइम 1 सेकंड लेना चाहता है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की ये डिस्कशन खत्म हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और जहां पर आपने मिस्टेक्स की हैं अब आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।